मलेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश जिसकी पहचान आज एक मुस्लिम बाहुल राष्ट्र के तौर पर होती है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे तो ये वही धरती है जहाँ करीब 1500 साल तक हिंदू और बौद्ध साम्राज्य का प्रभाव रहा, जहाँ शिव और विष्णु मंदिर बने हुए हैं, जहाँ की भाषा में आज भी संस्कृत की छाप साफ नजर आती है, जहाँ रामायण की कथाएं लोक जीवन का हिस्सा हैं और जहाँ तमिल हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं। मलेशिया अचानक इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का मलेशिया दौरा किया है। मलेशिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस क्षेत्र का भारत से रिश्ता केवल हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि लगभग 2000 साल पुराना है। पहली शताब्दी के आसपास भारतीय व्यापारी, विद्वान और नाविक समुद्री रास्तों से मलय प्रायद्वीप पहुंचे। वे केवल व्यापार नहीं बल्कि अपने साथ संस्कृत भाषा, हिंदू धर्म, राज शासन की पद्धतियां और सामाजिक संरचनाएं लेकर आए। यही वजह है कि मलेशिया के शुरुआती राजाओं ने महाराज जैसी भारतीय उपाधियां अपनाई और ब्राह्मणों को अपने दरबार में सलाहकार की भूमिका भी दी। मलेशिया का सबसे प्राचीन राज्य कधारम है, जिसे आज केदाह के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रभाव का सबसे पुराना प्रमाण भी यहीं पर मिलता है। 2री शताब्दी में ये क्षेत्र हिंदू धर्म के प्रभाव में आया। प्राचीन तमिल साहित्य में इसे कधारम के नाम से जाना जाता है। आज भी केदाह की बुजांग वैली में 50 से ज्यादा हिंदू और बौद्ध मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। ये घाटी मलेशिया की सबसे पुरानी पुरातात्विक साइट भी मानी जाती है और इस बात की गवाही देती है कि यहाँ भारतीय सभ्यता कितनी गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। समय के साथ मलेशिया श्रीविजय साम्राज्य के प्रभाव में आया, जिसका केंद्र सुमात्रा में था। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बना रहा। श्रीविजय हिंदू और महायान बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित भी करता था। यही नियंत्रण आगे चलकर टकराव का सबसे बड़ा कारण भी बना, क्योंकि श्रीविजय भारतीय व्यापारियों से भारी टैक्स वसूलता था और समुद्री मार्गों पर उसका दबदबा पहले से था। यहीं से तमिलनाडु के चोल साम्राज्य की एंट्री होती है मलेशिया के इतिहास में। 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल प्रथम ने इतिहास का सबसे साहसी समुद्री अभियान शुरू किया। बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी नौसेनाएं भेजी। हजारों सैनिकों, युद्ध लड़ने वाले हाथी और विशाल जहाजों से लैस ये बेड़ा उस दौर की सबसे मॉडर्न नेवी माना जाता था। 1025 ईस्वी के आसपास चोल सेना ने कधारम यानी आज के केदाह पर हमला किया और श्रीविजय के राजा संग्राम विजयातुंगवर्मन को बंदी बना लिया। इस विजय के बाद राजेंद्र चोल ने अपने नाम के साथ कधारम कोंडन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है कधारम को जीतने वाला। चोलों ने मलेशिया में सीधे शासन कभी नहीं किया, लेकिन स्थानीय शासकों पर अपनी अधीनता स्थापित जरूर की। इसका असर वहां के धर्म, संस्कृति और वास्तुकला पर साफ दिखता है। बुजांग वैली में कई मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली से प्रेरित भी हैं। संस्कृत और तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ा और केदाह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख बिजनेस सेंटर बन गया। तमिलनाडु के तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर के शिलालेख आज भी इस समुद्र पार विजय का उल्लेख करते हैं। इसके बाद 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच मजापहित साम्राज्य उभरा, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का अंतिम महान हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मलेशिया के कई हिस्से इसके प्रभाव में रहे। इस दौर में हिंदू संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और कला अपने चरम पर थे, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत तक हालत बदलने लगे। पालमबांग के राजकुमार परमेश्वर ने मलक्का की स्थापना की। शुरुआत में वो हिंदू शासक था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और सुल्तान सिकंदर शाह बन गया। यहीं से मलक्का सल्तनत की शुरुआत होती है। अरब देशों और भारतीय मुस्लिम व्यापारियों के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर मजबूत होने लगे। सूफी संतों के सामाजिक समानता और भाईचारे के संदेश ने आम लोगों को प्रभावित किया। धीरे धीरे मलेशिया में इस्लाम का प्रचार हुआ और हिंदू बौद्ध शासनों का दौर समाप्त होता चला गया। लेकिन शासन बदलने के बावजूद संस्कृति पूरी तरह से नहीं बदली है। मलेशिया की भाषा, परंपराएं और लोक कथाएं आज भी भारत से जुड़े होने का प्रमाण देती है। मलय भाषा, जिसे आज भाषा मलेशिया कहा जाता है, उसमें हजारों शब्द संस्कृत से आए हैं, तमिल से भी आए हैं। राजा, भक्ति, स्वर्ग, नर्क, उपवास जैसे शब्द आज भी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं।
मलेशिया के राजा का राज्याभिषेक समारोह कई मायनों में हिंदू परंपराओं से मेल खाता है। यहाँ तक कि कई मलय मुसलमानों के नाम भी संस्कृत मूल के होते हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया का नाम संस्कृत के पुत्र और जया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजयी राजकुमार। सत्ता केंद्र पेडरना पुत्रा है। यह शब्द भी संस्कृत के प्रधान शब्द से जुड़ा हुआ माना जाता है। रामकथा भी मलेशिया की सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा रही है। यह रामायण का मलय संस्करण हिकायत सेरी राम के रूप से जाना जाता है। इसकी रचना 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। सबसे पुरानी पांडुलिपि 1633 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड की बॉडलियन लाइब्रेरी में जमा कराई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम के आगमन के बाद भी रामकथा की परंपरा खत्म नहीं हुई, बल्कि स्थानीय लोक विश्वासों और इस्लामी प्रभाव के साथ खुद को ढालती चली गई। अब बात आज के दौर की करते हैं। मलेशिया की आबादी लगभग 3.5 करोड़ की है, जिसमें हिंदू आबादी करीब 6.3 से 6.5% के बीच है, यानी करीब 6.5%। लगभग 22 से 23 लाख हिंदू मलेशिया में रहते हैं। इनमें से 85 से 90% तमिल मूल के हैं, जिनका सीधा संबंध तमिलनाडु से है। यही वजह है कि दुनिया में भारतीय मूल की आबादी के मामले में मलेशिया दूसरे स्थान पर आता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक है या फिर इसके तार भारत की घरेलू राजनीति, खास करके तमिलनाडु से भी जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा ऐसे समय पर होता है जब भारत और मलेशिया दोनों अपने अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से गुजर रहे हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया है, रामकथा पर आधारित पारंपरिक मलय कठपुतली प्रदर्शन भी देखा और साझा सांस्कृतिक विरासत की बात कही। ये संदेश सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं दिखता। तमिल हिंदू समुदाय चोल इतिहास और सांस्कृतिक गौरव को सामने रखकर एक भावनात्मक जुड़ाव को बनाने की कोशिश करता हुआ ये साफ नजर आता है। साथ ही मलेशिया एशियान देशों का मेंबर भी है, जिनके साथ भारत का ऐतिहासिक और व्यापारिक रिश्ता काफी पुराना है। तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा की चुनौती किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से भाजपा यहाँ जीत के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन उसके हाथ जीत से कोसों दूर है। ऐसे में विदेशों में बसे तमिल हिंदू समुदाय से जुड़ाव, चोल साम्राज्य के गौरव का उल्लेख और हिंदू तमिल पहचान को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना एक बड़ा संकेत हो सकता है तमिलनाडु के लिए। ये दौरा ये बताने की कोशिश करता है कि तमिल इतिहास और हिंदू विरासत भारत की साझा पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।